हाँ, तो आज हम लोग जो है अपना कल से जहां हमने छोड़ा था वहां से हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं। नया संसद भवन 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला यानी कि फाउंडेशन स्टोन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। ये सब ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही रेलवे टाइप एग्जामिनेशन में सब पूछ देता है, ठीक है। और एनटीपीसी जो है संभवतः इस साल जून में उसका नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है। हम बता दे रहे कारण क्या है कि खुद जो है मंत्री महोदय ने इस बात की जानकारी दी है कि जून महीने में हम लोग उसको निकालेंगे। तो अभी से तैयार हो जाइएगा। तो एनटीपीसी के एग्जाम से पार्टिकुलरली इतना ध्यान रखना कि जो इस टाइप के क्वेश्चन वो तो आएंगे ही आएंगे। साउथ इंडियन हिस्ट्री में पढ़ लेना थोड़ा सा, जो चोल वोल होता है ना, चोल चेर पांडे, ये सब ना एनटीपीसी में बहुत पूछता है। फिर उसमें यह भी पूछता है कि दूसरे देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान को क्या कहते हैं, संसद भवन को क्या कहते हैं, सिक्का मुद्रा जो मुद्राएं हैं वो, ये सब ना राजधानियां, ये सब खूब याद रखिएगा क्योंकि उसमें ना उस टाइप में क्वेश्चन खूब आता है। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया है, ठीक है। ये हम अभी बताए भी थे। और इस सैटरडे को भी हम लोग का टेस्ट होगा 4 बजे से, और इसके बाद हम संडे को दर्पण का वो कराएंगे, जो अपना प्रतिभा दर्पण, ठीक है, मार्च वाला। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। इस नाम को याद रख लेना, सेंट्रल विस्टा, यानी कि राष्ट्रपति भवन के इर्द गिर्द का जो पूरा इलाका है उसको क्या कहता है, सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसका डिजाइन जो है विमल पटेल के द्वारा, गुजरात से आते हैं विमल पटेल जी, और इसका निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा। यह क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में कि किस कंपनी के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। तो डिजाइन विमल पटेल जी ने तैयार किया, जो ट्रायंगुलर डिजाइन है, लेकिन उसका निर्माण कौन कंपनी कर रही है, टाटा प्रोजेक्ट्स। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था भाई? क्योंकि देश को स्वतंत्र हुए कितने साल हो गए थे, 75 साल, इसलिए 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया था। इन सब चीजों को भी याद रखना कि कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया था, 100, 75, 50 ऐसे करके दे देगा, तो 75 रुपए का। नए संसद भवन की विशेषताएं क्या है? त्रिकोणीय है, ट्रायंगुलर शेप में है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल और नभ को समर्पित है, और नाम का रखा गया थल कर्म द्वार, जल ज्ञान द्वार और नभ शक्ति द्वार। ये याद रखिएगा, थल, जल और नभ, आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए जैसे होता है ना रिलेटेड, वैसे यहां पर कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार, ये तीनों जो है लिख लेना। कैसे देगा? मैच द फॉलोइंग में दे देगा, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में डाल देगा। थल के लिए कर्म, जल के लिए ज्ञान और नभ के लिए शक्ति को समर्पित किया गया। इसके निर्माण में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, तो काम देख लीजिएगा, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन, ठीक है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है, ठीक है। यह कांस्य से बना है, यानी कि जो अपना अशोक स्तंभ है, समझ रहा है, अशोक स्तंभ, अशोक का जो अशोक स्तंभ है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सारनाथ से लिया गया है, ठीक है, जिसमें कि 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाए हुए हैं, और नीचे का जो कैपिटल, जो नीचे का जो बेस है, उसमें 4 जानवर हैं अलग अलग, शेर है, गज है यानी कि हाथी है, घोड़ा है और बैल है, ठीक। और वो सभी रुके नहीं, चलने के मुद्रा में है, सभी चलने के मुद्रा में है। और वो किससे बना हुआ है? कांसे से, ब्रोंज से बना हुआ। भैया ये ध्यान रखिएगा, ऊंचाई भले भूल जाना, लेकिन ये याद रखना कि वो किस चीज से बनाया गया, कांसे से बना हुआ, यानी ब्रोंज। कांसा का मतलब होता है ब्रोंज, और ब्रोंज में जो है ये बनता है आपको कॉपर प्लस टीन से। टीन जो होता है 12.5%, और जो तांबा होता है वो 87.5%। कहीं कहीं 88:12 लिखा रहता है। क्या बोल तो रहे हैं कि कहीं कहीं 88 और 12 लिखा रहता है, अभी वही तो बोल रहे हैं हम, ठीक है। और लेकिन ऐसे 87.5, 12.5, थोड़ा बहुत आगे पीछे अंतर रहता है। कांसा। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में जो है 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था की गई, इसको भी याद रख लीजिएगा। नए संसद भवन में नंदी, जो शंकर भगवान के वाहन को मानते हैं, नंदी के साथ पवित्र सेंगोल, ठीक है,
कि स्थापना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। क्या है पवित्र सेंगोल? हिंदी में इसको कहते हैं राजदंड, ठीक है, जिससे राजदंड राजा के लिए न्याय का प्रतीक होता है सेंगोल। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता रहा था। यह संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान है। संगोल क्या है? चोलों में सत्ता हस्तांतरण। यह राजा के द्वारा युवराज को दिया जाता था कि अब आगे से मेरी तबीयत खराब हो गई है, हमारी मृत्यु होने वाली है, तो अब तुम इसको संभालो। और इसका मतलब होता था कि न्याय का साथ कभी छोड़ना मत, ठीक है। और यह तमिल संस्कृति की शान है। इसको जब डाला गया है ना यहां, तो यह मास्टर स्ट्रोक है। अब तक अक्सर क्या होता था, साउथ के लोगों को यह हमेशा कष्ट होता था कि हम लोग को हमेशा एक तरह से अलग ये कर दिया जाता है। अब देखो, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में मिला अशोक स्तंभ और तमिल में चोल सत्ता का राजदंड सेंगोल। समझ रहा है? जब आप साउथ से एक चीज उठा लिए और एक चीज आप नॉर्थ से उठा लिए, तो आपका संसद भवन का जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो एकता है ना, वो भी अपने आप में एक मजबूत हो गया कि चल भाई, एक तरफ सेंगोल है साउथ इंडिया से, तो नॉर्थ इंडिया से अशोक स्तंभ है, ठीक है। तो इससे आप ये तमिल संस्कृति की शान, अब सोचो कि उनका अंदर से दिल कितना जुड़ा होगा। लेकिन अगर ये चीज हम नहीं जोड़ते, इसकी हम आलोचना कैसे कर सकते हैं? इसने तमिल संस्कृति की शान दिखाया और सीधे सीधे कहां स्थापित कर दिया? हमारे संसद भवन पे। तो हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। यह राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर कौन है? नंदी बैल। इसको भी याद रखिएगा, इसके शीर्ष पर क्या है? नंदी बैल, जो किसका प्रतीक है? न्याय का। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राष्ट्रीय पक्षी, वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। एक बार फिर से खेल गए, ठीक है। राष्ट्रीय फूल कमल पर है, ठीक है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ठीक है ना। अब ऐसी जोक में हम देख रहे थे कि जिसका जो प्रतीक है उसका स्वागत उसी से कीजिए। तो कांग्रेस का स्वागत दे रहा था, आम आदमी पार्टी का स्वागत ये दे रहा था, ठीक है। राजद का स्वागत लालटेन जला के कीजिए अंधियारे में। जदयू, ठीक है। तो खैर वो मीम में था, हमको हंसी भी आ रही थी देख करके। राष्ट्रीय वृक्ष, संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष ऑप्शन दे देगा, पीपल, बरगद, चंदन। समझ रहा है ना? इनमें से कोई नहीं, पीपल और चंदन नहीं, क्या लगाना है? बरगद। याद रखना, बरगद का साइंटिफिक नेम भी देख लेना। समझ गई बात? ठीक है। जो भी इंडिका या जो भी रहा होगा इससे, कैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर का, ठीक है, इन सब चीजों पर काम कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब आ जाइए, संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन के कार्य करने की शक्ति होगी। कोई मेंबर अगर कम हो जाए तो भी सदन अपना काम करता रहेगा। और यदि बाद में पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, कार्यवाही में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है, अन्यथा भाग लिया है, तो भी संसद की कार्यवाही क्या होगी? विधि मान्य होगी। मान लो कोई धोखे से घुस गया और वो सांसद बन करके, शो करके, प्रिटेंड करके, और उसने मत कास्ट कर दिया, पकड़ाया नहीं। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हमारे संविधान ने इसको भी तय कर रखा है कि कल को गलती से भी अगर ऐसा हो जाए तो इससे ये नहीं होगा कि वो कार्यवाही जो है इलीगल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके रहने नहीं रहने से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं था। वो कार्यवाही विधि मान्य होगी। ठीक वैसे ही जैसे मान लो कल को पता चला कि राष्ट्रपति महोदय गलत तरीके से चुनाव जीते हैं, लेकिन जब तक वो पद पर रहे उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो है इलीगल या जो है वो गैर कानूनी, अवैध जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है, वो वैलिड माना जाएगा, वो लीगल माना जाएगा कोई भी कार्य। सेम ऐसे संसद में स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट इसको क्या कहते हैं? स्थगन का कहते हैं एडजॉर्न कर दिया जाना, एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट स्थगन, रोक देना कुछ समय के लिए, एडजॉर्न कर देना। जर्नी को जो है वो रोक दिया, वो तो अलग ज्वाइन वाला हो गया। हाँ, संसद में एडजॉर्नमेंट मोशन
स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? उस सदन के अध्यक्ष की। ठीक है, बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा सकता है। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य होता है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना, कि भैया सारा काम स्थगित कीजिए, अभी फिलहाल पहले ये काम क्या कर लीजिए, कर लीजिए। जैसे कैसे अभी लूसेंट शुरू करने से पहले हम लोगों ने क्या किया, वो वाला काम जो है थोड़ा सा कर लिया, कि जिसको भी उस पर देखना है, बोलना है अपना बोल ले, देख ले। और जो भी वहां नीचे लिखेंगे सर सर आप जवाब नहीं देते, कैसे जवाब दें? इधर पढ़ाई के हम जवाब दे तुम लोग का। ठीक है, सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को शाम 4 बजे लाया जाता है, शाम 4 बजे। जब दिन भर की कार्यवाही पूरी हो जाती है तो शाम 4 बजे कि सर बाकी सभी काम को रोकिए और प्लीज ये अविलंब महत्व का प्रश्न है, अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक मुद्दा, निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे, अति आवश्यक। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम निश्चय चुनाव आयोग की सलाह से कौन करता है? राष्ट्रपति। अब देखो, सीधे पूछेगा कि किसी सांसद की योग्यता अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन में दे देगा उस सदन के जिस सदन से सदस्य हो उसके सभापति अध्यक्ष, चुनाव आयोग या राष्ट्रपति। सिंपल क्या करना है, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? चुनाव की सलाह पर दे देगा। सलाह में राष्ट्रपति किसकी सलाह पर हटाते हैं? चुनाव आयोग, उस राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के सभापति, ठीक है, या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सुझाव पर। चुनाव आयोग की सलाह पर, सुझाव पर। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है, एक साथ कोई राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद दोनों नहीं रह सकता है। वो 10 दिन का शायद रहता है कि आपको एक जो है रिक्ति देना, बताना पड़ता है कि हम एक जगह छोड़ेंगे तो दोनों जगह चला जाएगा आपका। नहीं नहीं भाई, 2 जगह से आप चुनाव जीत गए हैं तो वैसी स्थिति में आपको तुरंत खबर करना रहता है कि हम कौन सा सीट रिटेन करेंगे। ठीक है, तो जहां तक हमको याद रहा है 10 दिन टाइप का होगा तो इसमें आ जाएगा, नहीं तो बता देंगे हम। तो वैसे जैसे आडवाणी जी एक बार 2 जगह से जीत गए थे तो उनको तुरंत बताना पड़ा था कि हम कौन सा सीट रिटेन करेंगे। जैसे कि मोदी जी गुजरात में भी एक सीट से जीत गए थे और बनारस सीट से भी जीत गए थे, तो अंत में उन्होंने तय किया कि हम अपना गुजरात वाला जो सीट था उसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो संभवतः 10 दिन में बताना रहता है, जहां तक हमको याद है कि 10 दिन में आपको क्लियर करना रहता है कि आप बता दीजिए कि आप कौन सा सीट रिटेन करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग को उसका फिर से चुनाव करवाना होता है। हालांकि इस तरह की चीजें जहां लोग एक से अधिक जगह खड़े हो जाते हैं उस पर रोक लगानी चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी अमेठी के साथ साथ चुनाव लड़ गए थे साउथ में वायनाड से, क्योंकि उनको डाउट हो गया था कि हम अमेठी में चुनाव हार सकते हैं, और पूरे देश भर के उनके लिए एक ही सीट सुरक्षित थी वायनाड की, जहां पर भाजपा कभी जीत नहीं सकती थी। ठीक है, इसीलिए वहां गए थे चुनाव लड़ने के लिए। तो वही तो बोल रहे हैं, तो वो तो दोनों का से जीत गए ना, वो जान रहे थे, उनको तो ये तय करना था कि हम कहां से ये करें। तो वो इसलिए किए, हम भाजपा का स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि उसको गुजरात में भी अपना माहौल चाहिए था, और चूंकि यूपी में 80 लोकसभा सीटें थी, और जब प्रधानमंत्री बनारस से लड़ रहे हों तो यूपी वालों में क्या आ जाएगा, जोश आ जाएगा। अब गुजरात वालों को लगेगा कि अपने गुजराती यहां से लड़ रहे हैं, तो वो टेक्निकल चीज है। तो उनका टेक्निक था कि हम यूपी में भी जोर रखें, और राहुल गांधी का ये दिख रहा था कि हम हार के डर से कहां भाग रहे हैं वहां। तो यही स्ट्रैटेजी यही होती है, और भाजपा इसमें अब बहुत आगे निकल चुकी है। वो जमाना गया जब अपने सीधेपन भोलेपन के कारण एक वोट से हार जाया करते थे। ठीक है, अब आलोचक को अच्छे लगते हैं, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। तो जब इतने ही अच्छे थे तो उनको एक वोट से हारने क्यों दिया था? तो जब उनको एक वोट से हारने दिया तो इसने सबक ले लिया। ठीक है, तो टिट फॉर टैट। तो बिल्कुल जब सामने युद्ध भूमि में शकुनी हो तो कृष्ण का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसी भाषा में जवाब देने के लिए, कलयुग है। ठीक है, तो जैसे आपके विरोधी हो आप वैसे नहीं होंगे, तो चाणक्य कह गए हैं कि सबसे पहले सीधे पेड़ काट लिए जाते हैं। जब घर में बंटवारा होता है तो जो बेटा सबसे सीधा होता है ना, उसको बंटवारे में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि उसको माता पिता बोलते हैं तुम तो सीधा है ना, तुम तो समझ रहे ना वो कितना बदमाश है, जान रहे ना। अब बदमाशुआ इसी का फायदा उठा के मियाँ बीवी सबसे ज्यादा चीजें लपेट लेते हैं सब बंटवारा में। ठीक, और उसके बाद में उसे पूछिएगा तो क्या मिला हमको, क्या मिला जी, और सारा रोड साइड का जमीन रख लेगा और आपको जो कोनवा पकड़ा देगा कोना में। ठीक है, इस तरह के लोग भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए 61वां दिन गया, 60 दिन हो गया, तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है अनुच्छेद 101 60 दिनों तक। ठीक है, बशर्ते के नियम क्या है, इसमें अगर बीच में कोई छुट्टी आ गई 4 दिन या उससे अधिक की, तब वो काउंट नहीं होगा। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन की छुट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका गिनती में आता जाएगा 60 के। लेकिन जैसे वो छुट्टी लगातार 4 दिन की हुई, उस 4 दिन की छुट्टी को 60 से काउंट नहीं किया जाएगा, फिर 60 + 4 64 हो जाएगा। लेकिन अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन की छुट्टी है तो वो 60 में समाहित हो जाएगा और आपकी सदस्यता चली जाएगी। यही कारण था कि जब सचिन तेंदुलकर जी और रेखा जी को जब उनके कलात्मक योग्यताओं के चलते राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, तो वो करते क्या थे, दोनों लोग बंबई से चलते थे 57वें दिन 58वें दिन और 59वें दिन आकर के राज्यसभा में सारे लोग सर एक सेल्फी हो जाए, ठीक, और फिर अगले 2 महीने के लिए वो दोनों गया हुआ था, क्योंकि उनको 6 साल तक बीच बीच में वही काम दिया गया था कि हर 57-58 दिन पर एक बार आप आ करके, ठीक है, तो कुछ लोग सचिन तेंदुलकर की तरफ, खैर रेखा जी का तो खैर संसद में आप समझ सकते हैं, तो वो 101 60 दिन। फायदा ये हुआ कि थोड़ा सा माहौल अच्छा लगता है, थोड़ा फील गुड होता है। ठीक है, समझ गया ना। और क्या होता है, हमने सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सांसद बना दिया। भारत में कई लोग ऐसे हैं जो सचिन को जिनके लिए भगवान हैं, हम लोग के भगवान को बनाए, कौन, वही बनाए हैं, इस बार उन्हीं को वोट देंगे। चलो, काहे कि हमारे भगवान को कहां लाए हैं, राज्यसभा में, सिंपल। तो मान लीजिए कि अगर हर कंस्टिट्यूएंसी से 2-2 हजार वोट भी बढ़ गया उसके चलते, जो सचिन को भगवान मानते हैं कि अमुक सरकार ने सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बना दिया, तो वो स्ट्रोक से हमको नहीं मतलब है कि आप अपना आइए चाहे मत आइए, हमने आपको बना दिया, इसके चलते मेरा 1% वोट बढ़ गया, 2-4 सीट में भी असर डाल दिया, हो गया काम। जहां हम 1000 वोट से हारने वाले थे, वहां हम 1000 वोट से जीत गए। सचिन फैक्टर, रेखा जी का फैक्टर, फील गुड, अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, लोग जाएंगे आएंगे, मतलब कहेंगे अरे आज आ रही हैं बॉम्बे, आज हो गया खत्म। बाकी राज्यसभा में इन लोगों को इसलिए लाना था ताकि इनके विचार सुन सुन करके देश लाभान्वित हो, कोई कानून पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ठीक है, ये पता चलता कि कैसे आप डिफेंस खेलते हैं और वो 4 रन के लिए गेंद चली जाती है, इससे देश को क्या फायदा होगा। ठीक है, रेखा जी अब कैसे वो एक्टिंग करती थी कि देख के मन खुश हो जाता था। ये सब चीज सुनेंगे हम लोग तो थोड़ा उनका अनुभव से हमको फायदा होगा राज्यसभा में, इसलिए भी राज्यसभा है। ठीक है, तो होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों लाया जाता है इन लोगों को। अब संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। आज तक हमको इसका समझ में नहीं आया कि सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले, अरे पहले तो यही नहीं पता था कि सत्र शुरू किस दिन से होना है, तो उसके 40 दिन पहले क्या कि राष्ट्रपति आहूत करते हैं कि आप लोग आइए, तो उसके 40 दिन पहले से गिरफ्तारी रुक जाएगी। हमको आगे पुलिस गिरफ्तार करना है, रुको अभी से 38 दिन के बाद संसद का सत्र शुरू होने वाला है, ये कैसे फॉलो होगा। खैर जो भी हो, शुरू से हम लोग यही पढ़ते आए हैं। तो संसद सत्र के चालू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 40 दिन पहले कहने गिरफ्तार किया जाएगा, और जब संसद का सत्र खत्म हो गया तो अगले दिन भी गिरफ्तार किया सकता था। ये अगला 40 दिन का वो कहने गिरफ्तार किया जाएगा, अपन को समझ में नहीं आया। लेकिन ये इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि उन्मुक्तियां, गिरफ्तारी से आपको छूट दी गई है, लेकिन यह केवल सिविल मामलों में है। लेकिन अगर आपने किसी को गोली मार दिया, किसी अपहरण में आप आ गए हैं, तो टांग करके ले जाएंगे आपको। ठीक है, चाहे सत्र चल रहा हो अथवा नहीं चल रहा हो, याद रखिएगा। यह छूट केवल किस मामलों में है, चेक बाउंस कर गया, बैंक से कुछ आ गया, ठीक है, इस मामलों में। मारपीट हो गया, धमकी हो गई, तो सीधे किस में बदल जाता है, क्रिमिनल में। जैसे ही हुआ कि मेरा मुंशी जो है 12 लाख रुपया लेकर के चला गया है हमारे गल्ला से, तो ये हुआ सिविल। आप जाइए कि FIR कर दीजिए, मेरा मुंशी लेके चला गया है, तो होगा सिविल सूट, सिविल FIR। वकील के पास जाइए,
कहेगा क्या? महाराज कहिए कि कट्टा दिखा के हमको 12 लाख ले गया है, अब क्या हो जाएगा? क्रिमिनल सूट। आपराधिक मामले अथवा निवारक निरोध, ठीक है, ये जो डिटेंशन होता है, प्रिवेंशन, ठीक है, फ्रॉम डिटेंशन, निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है, ठीक है, प्रिवेंशन फ्रॉम डिटेंशन, ठीक है, इससे छूट नहीं है। यानी अगर आपको क्रिमिनल मामले में अगर पकड़ लिया गया तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ये छूट नहीं है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू है, इंदिरा गांधी जी की थी। आप 1 मिनट के लिए भी अगर संसद के सदस्य बन गए ना, आपने शपथ ले लिया, तो आपको जीवन भर के लिए पेंशन मिलेगा। सिर्फ आपको शपथ लेने की देर है। आप मर जाएंगे उसके बाद आपकी पत्नी को मिलेगा। अगर आप दूसरी बार शपथ ले लिए तो आपको डबल पेंशन मिलेगा। अगर आप तीसरी बार शपथ ले लिए तो आपको 3 बार पेंशन मिलता रहेगा। अगर आप 10 बार सांसद बन गए तो आपको 10 टाइम्स पेंशन मिलता रहेगा। आई बात समझ में? क्या तो बोल तो रहे हैं, और इस पर कोई क्वेश्चन नहीं करते। जितने लोग हैं ना, हीरो लोग, महान लोग, इनसे कहिए तो सब ना मेज पर थपथपा करके पारित करवाते हैं इसको, मतलब, और उसमें से एक कोई खड़ा हो जाएगा मानने वाला टाइप का, उसको पता है कि मेरे करने से कुछ होना जाना नहीं है, कल न्यूज़पेपर में फर्स्ट नाम आ जाएगा, एक आदमी से इसका विरोध किया, आज कहा जाएगा सदन द्वारा, तो ठीक है, केवल आपका छोड़ के बाकी का बढ़ा देते ऐसे कैसे, हम तो खाली दिखाने के लिए बोले थे मेरा नाम आएगा, ठीक है, ये स्थिति है। अब समझ आ गया कि ये क्यों जनता से जो है, जनता जनार्दन से सुनते हैं, इसके लिए कोई मुद्दा नहीं उठाता है। अरे भैया, एक भी बार तुमको पेंशन क्यों मिलना चाहिए? तुम सेवा करने आए हो कि मेवा खाने? हर बार का जितने बार का सब एक बार में आ जाएगा, एक मुश्त कैसे मिलेगा? अकाउंटों में आएगा। हाँ, वो जुड़ते जा जाता है उतना का, 10 टाइम्स हो जाएगा, 10 बार बन जाइएगा तो वह अब सोचो कि अग्निवीर 4 साल का, और उसमें हम आपको पेंशन नहीं देंगे, तो जब तुम आम जनता को नहीं, तो तुम काहे ले रहे हो 75 बार पेंशन? इसके लिए आपको ना देश में नेता चाहिए, समझ आ रहा है? चलिए, हैं पंजाब स्टेट 1 पेंशन स्कीम ना, तो ठीक, तो वही तो कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है ये, तो यही चीज हम बोल रहे हैं कि ये हर जगह लागू होना चाहिए, क्योंकि ये दिस इज रॉन्ग। 1 पेंशन स्कीम भी काहे हो, वाई देयर शुड बी पेंशन स्कीम? और जब आप सबका हटा रहे हैं तो आप कौन ये कर रहे हैं, बैठ करके खाली डीलिंग पेटी छाटने से होता है? पेंशन मिलेगा आपको क्या के लिए पेंशन? आप घर से उसे मजबूत होते हैं तब ना आप सांसद बनते हैं। कि देखे हैं किसी भिखारी को सांसद बनते हुए आज तक? तब सब पैसा वाला ही झूठा सब खा गया। अब बोल दीजिए मेरा अवमानना कर दिया, कर दे, हम कह रहे हैं चलो, हमको ले चलो, रखो हमको 2-4 दिन संसद भवन के कमरा में बंद करके, उसके बाद फिर मैं निकलूंगा जयप्रकाश नारायण की तरह। ऐसे नाम जेपी था उनका, हम भी केपी हैं, 11 अक्टूबर को पैदा भी हुए थे। ठीक है, चलो अब याद रखना, पेंशन व्यवस्था कब से लागू है? यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है, तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जितने दिन वो मतदान करता है, कार्यवाही भाग लेता है, प्रतिदिन के हिसाब से उससे कितना देना पड़ेगा? 5 रुपये दंड। तो काहे उस शपथ नहीं लेगा भाई? उसके शपथ लेते ही वो पेंशन स्कीम में आ जाता है, तो मूर्ख है कि शपथ नहीं लेगा, अब 500 रुपया रोज देगा। तो मैंने कुछ कानून ऐसे बनाए गए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अरे भैया, शपथ तो दौड़ के लेगा कि हमारा पहले दिला ही ना शपथ, हमारा पेंशन शुरू हो जाए, तो मैं कि हमारा पेंशन क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 8 का खंड 3
सब प्रोविजन 3, प्रोविजन 8 का सेक्शन 8 प्रोविजन 3 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी रिप्रेजेंटेटिव को, जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सजा समाप्त हो जाएगी और वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसमें कुछ पेच हैं 2 साल वाले में। अगर आप देशद्रोह के मामले में फंस गए, अगर आप दहेज के मामले में फंस गए, यदि आप मिलावट के मामले में फंस गए, मिलावट, ठीक है, या आप करप्शन के मामले में फंस गए, तो 2 साल नहीं, आपको केवल सजा भी होगी ना 6 महीने की, तो आपके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। ये 2 साल है सामान्य मामलों में। मिलावटखोरी में पकड़े गए, ठीक है, जो जमाखोरी में पकड़े गए, जो जमा कर लेते हैं सब जमाखोरी, दहेज वाले में पकड़े गए, ठीक है, घरेलू हिंसा में पकड़े गए, ठीक है, इन सभी में, भ्रष्टाचार में, करप्शन में, सेडिशन चार्जेस पे, देशद्रोह में फंस गए तो 6 महीने की सजा आपके लिए क्या है, जुर्माना भी पर्याप्त है। और जुर्माने जिस दिन से सजा कोर्ट सुनाएगी उस दिन से 6 साल जुर्माना में, और 2 साल जिस दिन सजा आपकी समाप्त होगी वहां से 6 साल। ये उतना क्लियर नहीं किया है, ठीक है। तो मिलावट, जमाखोरी, भ्रष्टाचार, घरेलू हिंसा, दहेज दौरी, इन सब मामलों में, देशद्रोह, इन सब में फंसोगे तो आपके लिए केवल जुर्माना ही जो है काफी होगा। 2 साल भूल जाइए, जमाखोरी मिलावट से में 6 महीने की सजा हो गई तो आप अगले 6 साल तक चुनाव नहीं। कब? जो जुर्माना वाले में जिस दिन आप जुर्माने की राशि अदा करेंगे वहां से 6 साल, और सजा में जिस दिन आपकी सजा पूरी हो जाएगी वहां से 6 साल। क्लियर हुआ? इससे क्लियर नहीं हो रहा है तो लूसेंट इतना बताता है, हम थोड़ा सा लूसेंट से ज्यादा बता देते हैं ताकि आपको फायदा लगे कि हाँ ठीक है, कम से कम पढ़े यहां तो लूसेंट से कुछ ज्यादा जानने को मिल गया। संसद में कार्य पहले था कि हिंदी में, और 1965 तक अंग्रेजी में कहा गया था, 1965 तक ही किया गया था, क्योंकि अंबेडकर साहब, गांधी जी लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी थोपी जाए, लेकिन नेहरू जी चाहते थे। 1979 तक यूपीएससी में इंग्लिश के अलावा किसी दूसरे लैंग्वेज को आने ही नहीं दिया गया। धन्य हो मोरारजी देसाई, गुजराती होते हुए भी उन्होंने अंग्रेजी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं को भी यूपीएससी के माध्यम से प्रतियोगिता का माध्यम बनाया। वरना जवाहरलाल नेहरू जी और उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन दोनों ने ही अंग्रेजी का दबदबा बनाए रखा था। और यही कारण है कि देश के जितने भी बुढ़ऊ जो हैं आईएएस आईपीएस, ये सभी अंग्रेजी दां हैं, और आज भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी का दबदबा बना हुआ है। ठीक है, मैं अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा संसद का कोई भी कार्य, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, मान लो कोई तमिलनाडु का है और उनको न तो हिंदी आती है और ना ही उनको अंग्रेजी आती है, तो अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने का अनुज्ञा 120। संसद में भाषाओं का प्रयोग, यूज ऑफ लैंग्वेजेस इन द पार्लियामेंट कम्स अंडर आर्टिकल 120। ठीक है, 120 मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है परमिशन लेकर के, ठीक है, उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। 1965 से लेकर अभी तक अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है संसद की भाषा के तौर पर। खत्म हो गया क्या? नहीं, इसके बाद वो होगा ना, वो हो। ये तो कल वाला था ना, एक बार उनको बुला दिएगा तो वो देखेगा तो, क्योंकि जा क्यों नहीं रहा। इसके आगे वाला, अच्छा, कर ही दिए थे।
सबसे बढ़िया रहा था क्वेश्चन कि सर उन लोगों के राजसभा में आने से फायदा क्या हुआ। राजसभा में आने से फायदा समझ में आ गया ना। हाँ, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स, किंग महेंद्रा, आई नो हिम। चलिए हो गया, अब तो आगे जा रहा होगा ना, ये उतना कर लेंगे। यस, तो अपना हो गया है काम। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें, जो मैगजीन्स थे, जो उसे बुक से रिलेटेड देख लेते हैं। मदन मोहन मालवीय, महामना की उपाधि इनको महात्मा गांधी ने दी थी और इन्होंने 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी। और 1916 में इन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी जी जो हैं बनारस आए थे और पहली बार कोई सार्वजनिक लेक्चर दिया था। और सबसे पहले अपने संबोधन में अपनी टूटी फूटी हिंदी में, क्योंकि गुजराती थे, लगभग 20 साल से दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक से हिंदी बोल नहीं पाते थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हिंदी में ही बोलने की कोशिश करनी चाहिए, अंग्रेजी में बोलना पाप है। ये कौन बोले थे? महात्मा गांधी, कि अंग्रेजी में बोलना पाप है। लेकिन उनके बाद उन्हीं के प्रमुख शिष्य जवाहरलाल नेहरू जी ने इस परंपरा को बनाए रखा। और कहा गया था, साइंटिफिकली कहा जाता है कि अगर आप विदेशियों की भाषा में सीखते हैं तो आपको अपने जीवन का अतिरिक्त 6 साल देना पड़ता है, लेकिन अगर उसी चीज को आप अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं तो आपके जीवन के 6 साल बच जाते हैं, क्योंकि आपको सोचने समझने की क्षमता जो रहती है वो रहती है अपनी मातृभाषा में, और आप उसको मन ही मन ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते भी अंग्रेजी में हैं। भारत में कुछ लोगों को सब बना दिया गया है, वो सोचते भी अंग्रेजी में है। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, इन तीनों के जो हैं कौन है? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, नोट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलो। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर और वाम बोधनी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन बंगाल से आते थे और ये राजा राम मोहन राय की परंपरा में आगे बढ़े। देवेंद्रनाथ ठाकुर, जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उनके साथ। बाद में क्या हो गया कि ये हमेशा से खुद ही जो है बाल विवाह का विरोध करते थे और इन्होंने अपने कम उम्र की बच्ची की शादी कुछ बिहार के महाराजा से कर दी। तो कहा गया कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, और यही कारण है कि केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? ब्रह्म समाज से निकाल दिया था। और फिर उन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये वही केशव चंद्र सेन थे जिन्होंने इंडियन मिरर नाम से पुस्तक निकाली थी, मैगजीन, और वाम बोधनी। वाम का मतलब होता है बायां, वाम का मतलब बायां। ऐसा इसलिए कहते हैं कि फ्रांस की संसद में, फ्रेंच पार्लियामेंट में विपक्ष हमेशा अध्यक्ष के बाएं साइड में बैठता था और वो हमेशा सरकार की हर योजना का विरोध करते थे, इसलिए उनको कहा गया लेफ्टिस्ट। और वहीं से वाम विचारधारा आ गया कि जो हर चीज में विरोध तो करे लेकिन समाधान के नाम पर उनके पास कुछ ना हो, दे आर लेफ्टिस्ट। हर काम को भाड़ देना, बिगाड़ देना। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट, अपने इंडिपेंडेंट के लिए ही आप हम पढ़ाए हैं तो आप लोग याद होगा, एक अब्दुल लतीफ, इंडियन लिटरेरी सोसाइटी, याद है? बंगाल में नवाब अब्दुल लतीफ, जिन्होंने किस चीज की स्थापना की थी? इंडियन लिटरेरी सोसाइटी। उन्होंने उन्हीं के पोते सैयद हुसैन को इसी इंडिपेंडेंट का क्या बनाया था? मोतीलाल नेहरू जी ने संपादक बनाया था। और इन्हीं की पुत्री थी विजयालक्ष्मी पंडित, विजयालक्ष्मी पंडित, और संपादक हुए थे अब्दुल लतीफ साहब के पोते। ठीक है, वहीं रहते थे इलाहाबाद में। और फिर जो शुरू हुई उस कहानी की फिर कभी चर्चा। ठीक है, काल मैगजीन के जो लेखक हुए वो परांजपे। ठीक है, कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, ये अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली, जो अली बंधु थे, जो कि खिलाफत आंदोलन के नेता थे। तो एक थे शौकत अली और दूसरे थे मोहम्मद अली। वो उस मोहम्मद अली का ये है कामरेड और हमदर्द। आप इनको मोहम्मद अली जिन्ना से मत जोड़ लीजिए, कंपेयर मत कीजिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना के आने के पहले ये दोनों नेता बड़ी भारी नेता थे, अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है,
अब सचिंद्रनाथ सन्याल बनारस के रहने वाले थे, सचिंद्रनाथ सन्याल बनारस के रहने वाले थे और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के आध्यात्मिक गुरु टाइप के थे। इन्हीं की पुस्तक बंदी जीवन पढ़ करके भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बने थे। बंदी जीवन, बनारस के रहने वाले सचिंद्रनाथ सन्याल एक तरह से ये चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के क्या थे? गुरु थे। और अब देखिएगा कि इन्हीं के मार्गदर्शन में 1924 में पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA आया था और इनके जाने के 4 साल के बाद ही इन्हीं के शिष्यों ने HRSA हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का गठन फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जहां पर है आज, वहां दिल्ली में किया था। और उसी एसोसिएशन की बैठक में भागलपुर से आने वाले फणींद्रनाथ घोष शामिल थे। जब मीटिंग हुई तो तय हुआ कि बटुकेश्वर दत्त के साथ एक और आदमी लड़का जाएगा सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए और कोशिश की जाएगी कोई मरे नहीं, केवल बहरों को सुनाने का धमाका होगा। संभवतः बटुकेश्वर दत्त जी के मुंह से निकला कि मुझे पता था कि भगत सिंह नहीं जाएंगे। बस भगत सिंह को आ गया गुस्सा और उन्हें कहा कि अब कोई और नहीं, भगत सिंह जाएगा बटुकेश्वर दत्त के साथ। चंद्रशेखर आजाद मना करते रह गए कि आपकी अभी जरूरत है देश को, आप जाएंगे फिर वो पकड़ लेंगे, फिर छूटेंगे नहीं। बस ना, जब ऐसी बात हो गई, भगत सिंह के क्रेडिबिलिटी पर अगर सवाल उठ गया कि वो खुद न जाकर के किसी मोहरे को भेजेंगे तो अब कौन जाएगा? सरदार भगत सिंह। और वो गए, बम मारा, कोई मरा नहीं, उसमें पहले से तय था। सरकार को पता था कि हम इस पर इनको फांसी तो दे नहीं सकते हैं, इसलिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, सैंडर्स हत्याकांड को खोला गया और उसमें भगत सिंह को एक्यूज्ड बना करके फांसी की सजा दी गई। ठीक है। और उसमें सरकारी गवाह बन गए भागलपुर से आने वाले क्रांतिकारी फणींद्रनाथ घोष। और यही कारण है कि वैशाली के रहने वाले बैकुंठ शुक्ला ने फणींद्रनाथ घोष को बेतिया में जा करके उनकी हत्या की। क्यों? क्योंकि भागलपुर के रहने वाले फणींद्रनाथ घोष के कारण ही, उनकी गवाही के कारण ही, जो कि पूर्व में क्रांतिकारी थे, उनकी गवाही के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई। बैकुंठ शुक्ला ने उनको मारा बेतिया में हलवाई की दुकान पर। उसके कुछ महीनों के बाद बैकुंठ शुक्ला जी को पकड़ लिया गया और 1934 में उनको गया सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई। उन्हीं की पत्नी राधिका देवी की मृत्यु अभी 95 साल की अवस्था में हुई, लेकिन उनको पूछने देखने वाला बिहार में भी कोई नहीं था। ठीक है। ऐसे थे हम लोग के क्रांतिकारी, जो पुस्तकों में पढ़ने के लिए हम लोग को मिलता भी, लोग नाम भी नहीं जानते होंगे कि बैकुंठ शुक्ला कौन है। ठीक है। तो सचिंद्रनाथ सन्याल उस क्रांतिकारी का नाम था जिन्होंने नए क्रांतिकारियों की पीढ़ी को क्या किया था? तैयार किया था। उनकी पुस्तक बंदी जीवन, दैनिक केसरी मराठी में, ठीक है, और मराठा वीकली था अंग्रेजी में, यानी हर वीक निकालते थे द मराठा जो कि अंग्रेजी में छपता था, और रोज निकालते थे केसरी जो कि लोकल लोगों के लिए मराठी में। क्यों मराठी को रोज निकालते थे और अंग्रेजी वाले मराठा को साप्ताहिक? क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग कम थे और मराठी भाषी लोग केसरी को पढ़ने वाले लोग ज्यादा थे। ठीक है, इसलिए निकाला इन्होंने वीकली और डेली। इसके अलावा गीता रहस्य, इसी गीता रहस्य में बाल गंगाधर तिलक बताते हैं कि आर्य जो थे वो आर्कटिक रीजन से आए थे, आर्कटिक क्षेत्र से। गीता रहस्य में ही बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते हैं कि आर्य कहां से आए थे? आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्र से आए थे। ठीक है। ठीक क्या था इसका? केसरी मराठी में और मराठा, ठीक है, ये मराठा नहीं, ये ऐसे लिखाता था, द महराठा, द महराठा। ठीक है, बोलते मराठा थे लेकिन इसको लिखते कैसे थे? द मराठा। चापेकर बंधु 1897 में भारत में पहली राजनीतिक हत्या को अंजाम दिया था। क्योंकि दक्कन में काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है, पता? दक्कन में कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, जो कपासी मिट्टी है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, उसमें अपने आप दरारें पड़ जाती हैं और उन महाराष्ट्र की मिट्टी के उन दरारों में चूहे जाकर के बैठ जाते हैं और जब उनमें पानी भरता है तो वो चूहे निकलते हैं और जाकर के घरों में प्लेग का कारण बन जाते थे पुणे में। और प्लेग के नाम पर अंग्रेज घुस गए घरों में और जानबूझ करके सर्च करने के नाम पर औरतों से बदतमीजी किए।
चापेकर बंधुओं का खून खोल गया तीनों भाइयों का, और कसम खाएं कि बिना प्लेग कमिश्नर रैंड और आयस्ट को मारे हम छोड़ेंगे नहीं। वो इंतजार करने लगे क्या किया जाए। उनके गुरुदेव थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने अपने अखबार में लिखा, कुछ नहीं, गीता का उपदेश पढ़ दिया, है अर्जुन, हे पार्थ, देख क्या रहा है, उठाओ गांडी और लगा निशाना, ठोक डाल, बिना सोचे कि कौन है सामने। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, चापेकर बंधुओं को समझ में आ गया कि क्या करना है। आज जा करके सीधे ठोक दिए। बहुत बाद में अंग्रेजों को समझ में आया, तब जाकर के इनको पकड़ा गया और 6 साल के लिए इनको जेल भेजा गया। ठीक है, क्योंकि बाबा का आदेश जा चुका था चापेकर बंधुओं को। तीनों चापेकर भाइयों को पकड़ा गया, पहले 2 को फांसी दी गई और बाद में 1 को। तीनों भाई मर गए, लेकिन धरती कब वीरों से खाली रही है। चापेकर गए तो सावरकर बंधु आ गए, वीर सावरकर। ठीक है, उन्होंने फिर महाराष्ट्र में लौ जला दी। समझ आ रहा है ना, मराठा बाल गंगाधर तिलक। और तब वहां के लोगों ने इनको उपाधि दी लोकमान्य की, लोकमान्य तिलक। एक थे हुए अरविंद घोष, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, डिवाइन और सावित्री। ये सभी किसकी कृतियां हैं? अरविंद घोष की। अरविंद घोष के छोटे भाई का नाम था बारिंद्र कुमार घोष, बारिंद्र कुमार घोष। और बारिंद्र कुमार घोष के पकिया दोस्त थे भूपेन्द्र नाथ दत्त। उनके बड़े भाई जो थे वो थे विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त। यानी कि 2 बड़े भाई, नरेंद्र नाथ दत्त और विवेकानंद और अरविंद घोष। अरविंद घोष के छोटे भाई बारिंद्र कुमार घोष और विवेकानंद यानी नरेंद्र नाथ दत्त के छोटे भाई भूपेन्द्र नाथ दत्त आपस में अच्छे दोस्त थे। समझ रहा है, विवेकानंद और अरविंद घोष। अरविंद घोष क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी बंगाल में हत्या करने लगे थे। नरेंद्र गोसाई नाम के क्रांतिकारी ने ठीक फणींद्रनाथ घोष के स्टाइल में वो सरकारी गवाह बन गया और वो गवाही देने जा रहा था कि अरविंद घोष भी हत्या में शामिल थे, मनिकतल्ला में बम बनवाने में। और नरेंद्र गोसाई जेल में थे, कैद थे, सरकारी गवाह बन गए थे कि छोड़ दिया जाएगा। जेल में घुस करके कैदी बन के गए 2 लोग, और जिस दिन इनको गवाही देनी थी उसे 1 दिन पहले ठोक दिया जेल के भीतर। नरेंद्र गोसाई मारे गए। और इस प्रकार नरेंद्र गोसाई की गवाही इनको मौत के मुहाने पर पहुंचा सकती थी। 2 क्रांतिकारियों ने घुस के गोली मार दी नरेंद्र गोसाई को जेल में भीतर, जिसके कारण वो गवाही नहीं दे पाए और सबूतों के अभाव में अरविंद घोष छूट गए। यानी इनके लोगों ने घुस करके गोली मार दी नरेंद्र गोसाई को कि बन सरकारी गवाह, 1 दिन पहले मारा। उसके बाद अरविंद घोष को इतना दुख हुआ कि जो 2 लोगों ने इनके लिए गोली मारी थी उन दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। यानी इनको बचाने के लिए 2 युवा फांसी पर चढ़ गए कि हमारे अरविंद घोष को कुछ न हो। इतने दुखी हुए कि सब कुछ छोड़ करके पौंडीचेरी के औरोविले चले गए और वहां जाकर के इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, औरोविले आश्रम पूरे देश भर में आज भी अरविंदो आश्रम शिक्षा के लिए जाना जाता है, पूरे देश भर में फैला हुआ है ये। इसीलिए कर्मयोगी, युगांतर। ठीक है, तो जो इसमें युगांतर देख रहे हैं ना, ये युगांतर असल में अरविंद घोष के बजाय अगर हम लोग कहें कि उनके छोटे भाई बारिंद्र कुमार घोष और दूसरा छोटे भाई विवेकानंद के भूपेन्द्र नाथ दत्त, तो ये ज्यादा सही होगा, भूपेन्द्र नाथ दत्त। ये दोनों थे किसमें? युगांतर में। इसी युगांतर में कहा गया, उस समय देश की आबादी 30 करोड़ थी कि अगर भारत के 60 करोड़ लोगों ने अगर अपने हाथ उठा दिए ना तो हम लोग देखते देखते स्वतंत्र हो जाएंगे। इसी में था। तो डिवाइन मैगजीन अरविंद घोष, डिवाइन कॉमेडी रहेगा तो दांते। ठीक है, द नेशन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। समझ में आ रहा है ना कि चीजें कितनी छोटी हैं और हम उसको कितना फैला दे रहे हैं। पूरा स्टोरी क्या हो जा रहा होगा, क्लियर हो जा रहा है। नेशन में गोपाल कृष्ण गोखले,
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु इसलिए कि जब वो आए दक्षिण अफ्रीका से तो महात्मा गांधी को यही गाइड किए गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे। नेशन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी 1905 में उन्होंने की थी, भारत सेवक समाज। बंगाली अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग, इन दोनों के राइटर कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आईसीएस अधिकारी थे, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही के कारण इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। आईसीएस अधिकारी थे, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण, लापरवाही के कारण इनको नौकरी से अंग्रेजों ने क्या किया? बर्खास्त कर दिया। दो इनका था। कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में थे, और कांग्रेस से पहले सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी संघ भी बनाने का किसको जाता है योगदान? सूर्यनाथ बनर्जी को। बालिन कुमार घोष जो कि अरविंद घोष के क्या थे? छोटे भाई थे, युगांतर मैगजीन चला रहे थे, उन्होंने ये किया था भवानी मंदिर। भवानी मंदिर में भूपेंद्र नाथ दत्त भी थे। भूपेंद्र नाथ दोनों दोस्त थे और दोनों हर चीज में क्या रहते थे? साथ रहते थे। भवानी मंदिर। महात्मा गांधी यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रीजन। ठीक है, यहां तक है, ठीक, इतना तक। पाथवे टू गॉड, अच्छा ठीक है, यहां से इनका है ना, ठीक ठीक, यहां से पता नहीं चलता ऐसे नजदीक से। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां ये इनको पहली बार पता चला कि वहां भारतीयों की स्थिति बहुत खराब है। फर्स्ट क्लास टिकट कटाए थे, उसके बावजूद इनको कूपे से निकाल करके अंग्रेजों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पे। वहां ये भारतीयों के लिए खड़े होने लगे और इन्होंने वहां पुस्तक निकाली, इंडियन ओपिनियन, दी इंडियन ओपिनियन, यानी हम भारतीयों का नजरिया, हम भारतीयों की राय। कहां पर? अफ्रीका में। वहीं पर फिनिक्स फार्म की स्थापना भी किए, जो टॉल्स्टॉय फार्म, टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित थे ये। ठीक है, जब 1919 आया, 1920 में जब ये असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले थे तो इन्होंने स्टार्ट किया यंग इंडिया, यंग 1920 में। और जब 1932 में बी आर अंबेडकर साहब एकदम अड़ गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 30, 31, 32 में कि हमें देश के दलित भाइयों के लिए आरक्षण चाहिए, तो और हम पृथक निर्वाचन लेंगे और हिंदुओं से इनको अलग करो। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, गांधी जी को पहले अंबेडकर जी पे बहुत गुस्सा आता था कि अपने आप को इतना हीरो क्यों समझता है ये ब्राह्मण, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि बी आर अंबेडकर साहब ब्राह्मण हैं उनके सरनेम के कारण। बाद में गांधी जी को पता चला कि अंबेडकर साहब ब्राह्मण नहीं, महार जाति से आते थे, उनके ब्राह्मण टीचर ने उनको अंबेडकर उपाधि दे, अंबेडकर सरनेम दे दिया था, उपनाम दे दिया था। और गांधी जी लंबे समय तक क्या समझते रहे उनको कि ब्राह्मण है और ऐंठता कितना है, उसको गुस्सा आता रहा गांधी जी को। जब गांधी जी को बताया गया कि आप गलत समझ रहे हैं सर, असल में वो दलित समुदाय महार जाति से आते हैं, तब गांधी जी बोले अरे 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 यार, तो हमसे गलती हो गई। तब तो उसका गुस्सा जायज है। गांधी जी उसके बाद ठंडाए। 1932 में पुनः पैक्ट हुआ, अंबेडकर साहब को समझा ले गए कि देखो यार, अलग नहीं होना है, हम आरक्षण दिलवाते हैं, जितना कहोगे उतना, 18% सेंट्रल असेंबली में आरक्षण दे देंगे और 148 सीटें आपको पूरे प्रांतों में जो है मिला करके विधायकों का हो जाएगा। अंबेडकर साहब मान गए। लेकिन अब गांधी जी को समझ में आ गया कि आज तक हमने दलितों दबितों के लिए कोई काम किया नहीं है, किसानों के लिए किया है, मजदूरों के लिए किया है, स्त्रियों के लिए किया है, मुसलमानों के लिए किया है, लेकिन अपने दलित दबित समुदाय के लिए हमने आज तक कुछ। यही कारण है कि 1932 में उन्होंने हरिजन सेवक संघ और 1933 में उन्होंने मैगजीन निकाला हरिजन, 3 भाषाओं में निकाले, हिंदी में, गुजराती में और अंग्रेजी में। समझ आया? इसलिए यंग इंडिया आया 1920 में और हरिजन आया 1933 में। ठीक, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी कुछ भी नहीं चूके हैं इसमें लिखने से। जिस चीज को बताने में हम आप शर्मा जाएंगे
गांधी जी ने उन सभी बातों को लिख दिया है कि क्या करने से और क्या नहीं करने से उनको शर्म आती थी, कभी क्या हो जाता था। जो उस पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कोई इतने साफगोई से अपनी सभी कमियों को कैसे बता सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए कलेजा चाहिए, क्योंकि लोग अंधेरे में कुछ होते हैं और उजाले में कुछ होते हैं। गांधी जी ने सब कुछ ओपन कर दिया था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, कि हमको कहां कहां मेरे अंदर उत्तेजना जगी, वासना जगी, ये सब बता दिया। कि और बाद में हमने रियलाइज किया कि नहीं, हमको सुधरना है। ठीक है, और वो सब कुछ लिखे हैं माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ में महात्मा गांधी। एथिकल रीजन, पाथवे टू गॉड, चलो ठीक है, महात्मा गांधी का हो गया। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, कई भाषाओं के ज्ञाता थे, बंगाल के बड़े जमींदार थे, घर में ही उनको बिठा के पढ़ाया जाता था, घर में बिठा के पढ़ाया जाता था। अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी, इसलिए कि मुगल शासक अकबर सेकंड चाहते थे कि राम मोहन राय इंग्लैंड जाएं और उनकी पेंशन बढ़वा दें। राम मोहन राय राजा की उपाधि लेकर के गए इंग्लैंड, इनकी पेंशन बढ़ाने की बात की, लेकिन अंग्रेजी संसद ने एक न सुनी और वहीं पर ब्रिस्टल में मर गए 1833 में। ये पहले हिंदू थे जिनको इंग्लैंड में दफनाया गया, क्योंकि अंग्रेजों के यहां जलाने की व्यवस्था नहीं थी। इंग्लैंड में पहला हिंदू जिनको दफनाया गया वो कौन हुए? राजा राम मोहन राय, ब्रिस्टल में 1833, लौट के नहीं आ पाए। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश एक ऐसा इकलौता समाचार पत्र था जो वर्नाकुलर एक्ट का शिकार हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्कूल इंस्पेक्टर थे और इन्होंने अपने प्रयासों से लड़कियों के लिए 35 स्कूल खुलवाए थे बंगाल में। स्कूल इंस्पेक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। सोम प्रकाश इकलौता समाचार पत्र था जो किसका शिकार हुआ था? लिट्टन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का। वर्नाकुलर को हिंदी में कहते हैं स्थानीय भाषा, ठीक है, वर्नाकुलर। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से रातों रात अमृत बाजार पत्रिका क्या हो गया? बांग्ला से अंग्रेजी हो गया। आज हम लोग जो न्यूज देखते हैं टीवी में, एबीपी न्यूज, एबीपी न्यूज, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, एबीपी न्यूज, समझ आ गया? अमृत बाजार पत्रिका, एबीपी, बताया था ना पहले भी। ठीक है, तो कैसे जो है मैगजीन का बता रहे हैं और कई सारा इतिहास जो है उसी में खुलता चला जा रहा है, ठीक, और वो भी शॉर्ट में, क्योंकि बहुत ज्यादा बताने को है लेकिन टाइम कम है। पथ पत्रिकाएं, पुस्तकें, ठीक है, साप्ताहिक, वीकली कॉमनवेल्थ, हर सप्ताह निकलने वाला कॉमनवेल्थ, और डेली निकलने वाला न्यू इंडिया, किसका था? आयरिश महिला एनी बेसेंट का। आयरिश महिला एनी बेसेंट भारत में, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित होकर के भारत आई थी। एक्चुअली हुआ क्या था, न्यूयॉर्क में 1875 में दो लोग मिले थे, कर्नल एच.एस. वालकॉट और मैडम ब्लावत्स्की, रूसी थी और अमेरिकी। इन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, यार ये सनातन धर्म में इतना आध्यात्मिक चीजें ये कैसे हैं? ये तो मानसिक रूप से बड़े बली होंगे कि कैसे ये सब हिमालय में जो है इनका तप करते रहते हैं सब योगी अलग अलग। थियोसॉफिकल सोसाइटी वहीं से अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, उसी की खोज में कौन आई? एनी बेसेंट। इसीलिए इन्होंने कहा भारतीयों को, यार तुम लोगों को तो गर्व होना चाहिए, अंग्रेज तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, तुम लोग इतना हीन भावना से शिकार क्यों रहते हो, ग्रसित क्यों रहते हो अपने सुविधा को? जैसे लोग ना अपनी बातों को अग्रेसिव होकर नहीं रख पाते हैं। आप देखिएगा कि जैसे कोई कुछ बोलेगा, कि जैसे हम पढ़ा रहे थे एक जगह ऑनलाइन में, वहां बहुत सारे 200 से अधिक बच्चे हैं ऑनलाइन में, तो हम अशोक के बारे में पढ़ा रहे थे कि अशोक जो थे उन्होंने अपने साम्राज्य के तमाम लोगों को बांधने के लिए किसी एक रीजन को डोमिनेंट नहीं बनाया और कई सारे रीजन से अच्छी बातें लेकर के उसको अपने धम्म में समाहित कर दिया।
सब जगह से। तो एक ने कहा उसमें कि शुड नॉट आवर करंट गवर्नमेंट लर्न फ्रॉम दिस, क्योंकि वो जहां से थे हमने कहा यू शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस एंड डोंट थिंक दैट ओनली योर रिलीजन इज द टॉप मोस्ट रिलीजन इन दिस वर्ल्ड। फर्स्ट ट्राई टू बी अ सेकुलर एंड देन ट्राई टू टीच समवन एल्स। आप कोई भी दुनिया का धर्म या मजहब अगर खुद के मजहब या धर्म को दुनिया का इकलौता सच्चा धर्म मानता है तो सबसे बड़े कम्युनल और सामुदायिक आप हैं। आप दूसरे को समझाने के लायक नहीं हैं। उसके बाद एक ही झटके में अशोक समझ में आ गया था। तो पहले क्या होता था, यस यस अभी के गवर्नमेंट को समझना चाहिए, अब वो समय गया, अब आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब जवाब ठक से मिलता है, अगर हमारे तरफ से जरूर मिलता है। प्रभात एनसी केलकर, प्रभात एनसी केलकर, केलकर और अगरकर का नाम सुने होंगे। ठीक है, ये लोग जुड़े हुए थे लोकनायक। ठीक है, वो बनाए थे एक को मराठा का और एक को केसरी का। ठीक है, तो एनसी केलकर प्रभात अखबार। तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान कनाडा। तारकनाथ दास है ना, हम लोग विदेशों में देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन, तो तारकनाथ दास जो थे वो वैनकूवर में निकाले थे फ्री हिंदुस्तान। वैनकूवर कहां है, कनाडा में है, वहां पर फ्री हिंदुस्तान, इसलिए हिंदुस्तान के बाहर थे, वहीं से चिल्ला रहे थे फ्री हिंदुस्तान, कनाडा के वैनकूवर में। द रेवोल्यूशनरी सचिन नाथ सन्याल, वही बंदी जीवन वाले, बंदी जीवन वाले का दूसरा क्या था, द रेवोल्यूशनरी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, राष्ट्र गुफ्तार, राष्ट्र पारसियों के सुधार से संबंधित था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। पहले भारतीय थे जिन्होंने 1867 में पर कैपिटा इनकम भारतीयों का निकाला था 20 रुपया सालाना, 20 रुपया सालाना यानी एनुअल पर कैपिटा इनकम इंडियन से निकाला था, और बताया था कि भारत में गरीबी का राज क्या है, और खुद तो अपने यहां लोकतंत्र चला रहे हैं और हम लोग यहां अन ब्रिटिश रूल चला रहे हैं, अपने यहां डेमोक्रेसी चला रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और हमारे यहां अन ब्रिटिश रूल चला रहे हैं इन इंडिया, जिसका सबसे बड़ा कारण पॉवर्टी। ठीक है, और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। राष्ट्र गुफ्तार पारसियों में सुधार से संबंधित था, राष्ट्र गुफ्तार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने से संबंधित था, दादा भाई नौरोजी। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग अपने बिहार के, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय के एकमात्र विभूति थे जो आईसीएस नहीं बने। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि पढ़ने में सबसे टॉपर स्टूडेंट आईसीएस क्यों नहीं बना, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में गए, तो कॉलेज में बाकी छात्रों ने कहा है भाग यहां से, ये प्राइमरी का है सेक्शन है, जाओ, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद सबसे छोटे थे। जब क्लास में टीचर घुसे कॉलेज में, तो उन्होंने कहा कि कॉलेज का टॉपर जो है राजेंद्र प्रसाद, हैज ही कम, तो छोटा बच्चा खड़ा हुआ, सारे जो ही भगा रहे थे कि प्राइमरी सेक्शन नहीं है, ये टॉपर है कॉलेज एंट्रेंस का। जी हां, प्रेसिडेंसी कॉलेज के एंट्रेंस का टॉपर राजेंद्र प्रसाद, सारे बंगाली राजेंद्र प्रसाद। वहीं से राजेंद्र प्रसाद अपने राजनीतिक जमीन को तैयार किए, और जब समय आया ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, इन्होंने आईसीएस की तैयारी की, एक जोड़ी कपड़ा सिलवा लिया, सूट टाइप का जो होता है इंटरव्यू के लिए और परीक्षा देने जाने के लिए, और उस समय इंग्लैंड जाना होता था लंदन परीक्षा देने के लिए, जहाज का टिकट तक ले लिया, पानी के जहाज का अप डाउन। पिता महादेव देसाई, महादेव सहाय, सॉरी देसाई नहीं, महादेव सहाय, देसाई निकल गया गांधी जी के पीए के कारण। पिता महादेव सहाय को पता चला कि राजेंद्र मेरा जा रहा है इंग्लैंड परीक्षा देने, बेटा नहीं जाना है, यहीं रहो, जो बनना है तुमको, कहां बनना है, यहां। राजेंद्र प्रसाद को रोना आ गया, लेकिन वो पिता की आज्ञा को टाल नहीं सके, और यही कारण था कि एक आईसीएस का पोस्ट छूट गया। उसमें तो लगा होगा कि पिता का फैसला बड़ा गलत है, आईसीएस बन के रह जाते,
आगे चल करके संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो जो आपके किस्मत में लिखना होगा ना, हो सकता है कल को कोई आईएएस नहीं बना, कौन जानता है, आगे चल के पता नहीं क्या बन जाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद की कहानी, इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनेंसेंस, सत्याग्रह एट चंपारण, बापू के कदमों में, बापू के कदमों में, सम रेमिनेंस सत्याग्रह एट चंपारण। चंपारण के सत्याग्रह में राजेंद्र बाबू जो थे वो महात्मा गांधी के साथ गए थे। ठीक है, महात्मा गांधी और चंपारण की कहानी फिर कभी, अभी फिलहाल इतना। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, लाला लाजपत राय, पंजाब से थे। तो महाराष्ट्र से स्टोरी संभाल रखा था बाल गंगाधर तिलक ने, पंजाब से चीजों को संभाल रखा था लाला लाजपत राय ने, और जो बंगाल था वहां से अरविंद घोष ने। क्या अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल तो लाल बाल पाल में ना, ऐसे अरविंदो घोष थे मेन में, तो बिपिन चंद्र पाल, हाँ ठीक है कह सकते हैं। अब अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद मक्का में पैदा हुए थे। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर अल हिलाल, ठीक है ये, और अल बिलाल भी। क्लास में बात नहीं कीजिए, नहीं तो फिर निकल जाइए। ठीक है, शांति बनाए रखिए। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बार ए खातिर, अल हिलाल और अल बिलाल, ये सभी जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, कौमी आवाज, ये सब रखना, मेरी कहानी और कौमी आवाज, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल, ये सब नहीं पूछता है। इंडियन अनरेस्ट, सर वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट, सर वैलेंटाइन सिरोल, दो लोगों का आता है, एक संगठन के रूप में आर्य समाज, ठीक है, और व्यक्ति के रूप में बाल गंगाधर तिलक। वैलेंटाइन सिरोल ने जब बाल गंगाधर तिलक को कहा कि ये भारतीय अशांति के जनक हैं, तो उसे मुकदमा लड़ने के लिए वो कहां चले गए, लंदन। इतना उनको गुस्सा आया। ठीक है, और जब तक लौट के आते तब तक भारतीय राजनीति में बहुत सारी चीजें क्या हो चुकी थी, बदल चुकी थी। तो वो लड़ने के लिए चले गए थे, उनसे मुकदमा लड़ने के लिए। तो दो चीजों को संगठन के रूप में जो है, इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक जो है, संगठन के रूप में किसको बोलते हैं, आर्य समाज को, और व्यक्ति में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। स्वराज, ठीक है, इट इज नॉट स्वराज्य, ये क्या होता है, ये स्वराज होता है, हर जगह पता नहीं कहा है, स्वराज लिख देते हैं। टी प्रकाशम साउथ इंडिया के नेता थे, टी प्रकाशन। जस्टिस टीएम नायर, ये याद रखना। श्रीपद अमृत डांगे सोशलिस्ट, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, बाकी उस सब वैलेंटाइन याद रखना। इंडियन अनरेस्ट, इंडिया फॉर इंडियंस, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस। वीर सावरकर, ठीक है, याद रखने के लिए, वीर सावरकर, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, सवार, वार सवारकार, ठीक है, वार याद रहेगा, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस में बहुत सारे लोगों ने लिखा है। चंदन बात नहीं कीजिए प्लीज, हम तब से बोल रहे हैं, आप कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। होम एंड द वर्ल्ड, रविन्द्रनाथ ठाकुर और गीतांजलि, जिसके लिए 1913 में उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल गया। 1913 में गीतांजलि का मिला। होम एंड द वर्ल्ड, रविन्द्रनाथ ठाकुर। नील दर्पण, ये याद रख लेना, जिसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। सन्यासी विद्रोह का वर्णन है नील दर्पण में, दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था, जब अंग्रेजों ने तीर्थ यात्रा पर भी टैक्स लगा दिया था, और यही कारण है कि सन्यासियों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। ठीक है, नील दर्पण। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद।
मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, बनारस से थे, और नवाब राय इनका नाम था, प्रेमचंद के नाम से ये लिखते थे, ठीक है। सोजे वतन, कर्म भूमि और सजन खिलाड़ी, गोदान, गोदान भी इनकी कालजयी रचना है। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल तेज बहादुर सप्रू के भाई थे। मोहम्मद इकबाल कश्मीर के पंडित थे, ठीक है, कन्वर्टेड थे, इस्लाम में आए थे, हिंदू धर्म छोड़ करके कश्मीरी पंडित थे। तेज बहादुर सप्रू इनके भाई लगते थे रिश्ते में। और सबसे बड़ी बात कि भारत में सबसे पहले कहा था हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के प्रणेता सर सैयद अहमद खां। और मोहम्मद इकबाल जो कि मूल रूप से कश्मीर के पंडित थे, हिंदू पंडित, तेज बहादुर सप्रू के रिश्तेदार थे, भाई लगते थे, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं। सबसे पहले भारत में जिस शख्स ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत में दो राष्ट्र हैं, एक साथ रह नहीं सकते, वही व्यक्ति ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि तेज बहादुर सप्रू के भाई लगते थे, कश्मीर के हिंदू पंडित थे, और कन्वर्ट होने के बाद इनको सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसके आगे की लाइन पढ़ेगा तो पता चलेगा कि अरब से उठ के आ गया था सारा कारवां हमारा। गंगा नदी का पूरी, उसको पूरा पढ़िएगा तब पता चलेगा, क्योंकि एक लाइन पढ़िएगा तो पूरा समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा तराना पढ़ना पड़ेगा। समझ आ गया? तराना ए हिंद, जिसमें बताते हैं कि कैसे हम लोग अरब से चल के यहां आए। हम लोग, अगर भैया आप कश्मीर के पंडित जी थे, आप काहे हम लोग बन गए हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, चलिए जो भी हो। मोहम्मद इकबाल का नाम जो लोग नहीं जानते हैं वो बड़े इज्जत से लेते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो पता है कि इनकी करतूत क्या थी, और हम स्पष्ट बोल देते हैं, जाता है आगे चल के यूट्यूब पर, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पढ़े हुए चीजों को बोलते हैं और हवा पानी में कोई भी बात नहीं बोलते हैं। बांगे दर्रा और तराना ए हिंद, तराना ए हिंद। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुदशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुदशा। पटाभी सीतारमैया लिखे थे कांग्रेस का इतिहास, पता नहीं अपने हारने वाले बतवा लिखे हैं कि नहीं। पटाभी सीतारमैया लिखा है कांग्रेस का इतिहास। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश 1875, सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, गुजरात के मौरवी में 1824 को पैदा हुए थे, ठीक है, और तोतापुरी और स्वामी बिरजानंद से इनके गुरु रहे थे। तोतापुरी और स्वामी मथुरा के स्वामी बिरजानंद इनके क्या रहे थे, गुरु रहे थे। तोतापुरी से इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा ली थी, और बिरजानंद जी ने इनका नाम जो है मूल शंकर से दया शंकर नहीं दयानंद सरस्वती रख दिया था, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ और देवी चौध रानी बंकिम चंद्र चटर जी। अच्छा, ये आनंद मठ में था क्या कि नील दर्पण में था या सन्यासी विद्रोह? आनंद मठ में था, सॉरी सॉरी सॉरी, इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं गलती हो गया क्या हमसे, अभी देखे तब हमको याद आया, हम यहां बता दिया ना। इसमें क्या था? नील विद्रोह था, हाँ, ये दिगंबर वाला ना, विष्णु दिगंबर, नील विद्रोह, हाँ हाँ ठीक ठीक, नील दर्पण। हम वही सोचे कि इसमें अभी आया ना ये आनंद मठ, तब हमको याद आया सन्यासी विद्रोह, अब समझ में आया। हम बताने में हमको याद आया कि कोई विद्रोह था, वही बोल गए सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, नील विद्रोह, ठीक है, नील विद्रोह, नील दर्पण, हाँ ठीक है, नील विद्रोह। और अभी आनंद मठ नहीं दिखा रहा था तो हम गलत ही बता गए होते, अच्छा हुआ कि सुधार देख लिया, तब देखते ही याद आ गया कि है तरीके से आनंद मठ में है सन्यासी विद्रोह, उसमें नील विद्रोह है, ठीक है। विष्णु दिगंबर इसके नेता थे, ठीक, सन्यासी विद्रोह। और देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। भारतीय विद्रोह के कारण 1857 के विद्रोह का कारण, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, द कॉजेज ऑफ तहजीब उल अखलाक था, तहजीब उल अखलाक, आरुलाक नहीं अखलाक था हमको लगता है जहां तक, ठीक है, तहजीब उल अखलाक, ठीक। सर सैयद अहमद खां, वही एमयू वाले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट उनकी पुस्तक का नाम था। और जिस 1857 के विद्रोह के समय ये बिजनौर के मजिस्ट्रेट थे, बिजनौर के जज थे ये, ठीक है, बिजनौर उत्तर प्रदेश यूपी, वहां के ये क्या थे,
मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट थे। सर सैयद अहमद खां, तहजीबुल अखलाक। कामरेड वही मोहम्मद अली, शौकत अली वाले मोहम्मद, जो पहले ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इनकलाब गुलाम हुसैन, इनकलाब गुलाम हुसैन। शूद्रों की खोज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ द शूद्राज। जाति भेद का उच्छेद, ठीक। कौन और, अच्छा, अछूत कौन और कैसे। अनटचेबल्स, हु एंड हाउ। मूक नायक, मूक नायक, मूक नायक, ठीक है, मुंह बड़ी मात्रा है, मूक नायक जो शांत, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, जो नेहरू जी की जो पुस्तक थी, स्टार था, किसमें स्टार लगा हुआ है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था, महाराष्ट्र में। और मूक नायक 1920 में बी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र। पाक्षिक का मतलब 15 डेज, पाक्षिक का मतलब होता है 15 डेज, 2 वीक्स पे, 15 डेज पाक्षिक समाचार पत्र था। पहला अंक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ था। कितने लोग जानते थे पाक्षिक का मतलब 15 दिन? नहीं जानते थे, अब जान गए ना? हैं? हाँ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो पाक्षिक हुआ 15-15, 14-14 दिन, 2 सप्ताह। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, अग्रदूत, फ्रंट रनर, ठीक है, अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी निकाला था। अच्छा, बंगाली में था, हमको लगा कि संस्कृत में था संवाद कौमुदी, बंगाली में था ना संवाद कौमुदी, एक और कुछ संस्कृत में लिखे थे शायद। और फारसी में निकाला था मिरात उल अखबार 1 साल के बाद में मिरात उल अखबार उनको बंद कर देना पड़ गया था, ठीक है। हाँ, अच्छा, हाँ, वो संस्कृत वाला, ठीक। भारत के महान शहीद, भारत के महान शहीद, समय घटना, खुदीराम बोस, 18 साल के बालक, 1908 में सेशंस जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार हुए थे, ठीक है, मुजफ्फरपुर के जिले में ही। और इनके साथी प्रफुल्ल चाकी से 1 साल बड़े थे, और वो मोकामा रेलवे स्टेशन में घिर गए थे, तो जहां उन्होंने खुद को गोली मार ली, अंग्रेजों की गिरफ्त में आने से पहले ही खुद को गोली मार ली। और दूसरी तरफ खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर में बेनी नामक जगह में चाय की दुकान पर बैठे हुए थे, और रेडियो ऑन था। रेडियो में बोला कि किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में बम मारा गया, लेकिन वो गलती से जो है वकील प्रिंगले की पत्नी और बेटी को लग गया और वो दोनों मर गई। ये कहे, हाँ तेरी के क्या हो गया ये, ठीक है, ये तो गलती हो गई हम लोग से। चाय वाला सुन रहा था भारतीय, जाके चुपके से गया, भारतीय सिपाही थे थाने में, दोनों को बताया, दोनों इंडियन सिपाही थे, आए और खुदीराम बोस को अंग्रेजों के सामने, यही कारण था कि हमारा भारत इतने लंबे समय तक गुलाम था। सुनने वाला भी भारतीय, और जिन 2 सिपाहियों ने गिरफ्तार किया था खुदीराम बोस को, वो दोनों सही, और फांसी देने वाले भारतीय थे, ऑर्डर चलाने वाले अंग्रेज थे। आज भी ऐसे लोगों की संख्या भारत में कम नहीं है, याद रखिए, ठीक है। बस समझ लो कि सिस्टम चूंकि ऐसा हो गया है कि अभी हम लोग वैसे गुलाम नहीं हैं, लेकिन हम लोग वैसे गुलाम ही हैं, क्योंकि अभी भी गली गली में ऐसे कमीने लोग भरे पड़े हैं, याद रखिएगा इस चीज को। 11 अगस्त 1908 को इनको क्या दे दी गई? फांसी। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे। काकोरी षड्यंत्र में 4 लोगों को फांसी दी गई थी, जिसमें एक राजेंद्र लाहिड़ी थे। इनको गोंडा की जेल में फांसी दी गई। नहीं, वो तो गोड्डा है, यूपी गोंडा, अकबर नगर अयोध्या के पास है, ठीक है, मनकापुर। राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी शरण काकोरी कांड का योजनाकार, इसी कांड में बंदी बनाया गया। इनको गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में। अशफाकुल्ला खान भारत में फांसी चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी। 19 पर जो काकोरी डांगरी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया, इनको भी 19 दिसंबर को फैजाबाद जेल में, अयोध्या जिसका, ठीक है, अब ठीक। अशफाकुल्ला और से अयोध्या। उधम सिंह, भगत सिंह, हाँ, एक बच गए, ठाकुर रोशन सिंह, संभवतः को याद आ रहा है, नैनी जेल में,
नैनी जेल, ठाकुर रोशन सिंह, ठीक है, नैनी जेल में संभवतः, जहां तक हमको याद आ रहा है, क्योंकि 4 लोगों को फांसी दी गई थी काकोरी षड्यंत्र में। ठीक है, ठाकुर रोशन सिंह का नाम छोड़कर बाकी तीनों का नाम फिलहाल दिए, हो सकता आगे के पेज में हो, हमको नहीं पता है कि नहीं दिया है। अच्छा, इतना ही में है, ठीक है, चलिए, तो उनका नाम जो है गायब कर दिया है। नैनी इलाहाबाद प्रयागराज, हाँ। उधम सिंह 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारकर गिरफ्तार हुए। ये वही माइकल ओडायर था जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, क्योंकि जिसने गोली चलवाई थी ब्रिगेडियर, ठीक है, वो रेगिनाल्ड डायर था, रेगिनाल्ड डायर, और ये था माइकल ओडायर। रेगिनाल्ड डायर गोली चलवा दिया, सैकड़ों लोग मारे गए। उसके बाद उसको ब्रेन स्ट्रोक्स आना शुरू हुआ। जब जब सोए तब तक उसकी नींद गायब होने लगे। उस हत्याकांड के बाद लगता था जैसे कि उसको घोस्ट भूत पकड़ ले रहे हैं, और अंततः 1927 में वो बुरी मौत मर गया, अपने बिस्तर पर पड़े पड़े। उधम सिंह ने कसम खाई थी कि उसको इसको दोनों को मारेंगे, वो तो अपनी मौत मर गया, माइकल डायर बचा हुआ था। उधम सिंह जब जलियांवाला बाग में गोलियां चल रही थी, पानी पिला रहे थे, उस समय वो 19 साल के बच्चे थे। 20 साल के बाद 21 साल, 40 साल की उम्र में वो गए, बुक में पिस्टल रखने के लिए काटा, उसमें रखा, आ गए और वहां पर जाके मारी तड़ातड़ गोलियां, सारी गोलियां उसके देह में उतार दी। ठीक है, 3 गोलियां तीनों। 1940 को पेंटागन जेल में इनको फांसी दे दी गई इंग्लैंड में। चलो ठीक है, उनको पता था कि क्या होना है। भगत सिंह सैंडर्स का हत्या और 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा, जो आज लोकसभा है, में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी। सैंडर्स की हत्या केस में मौत की सजा हुई और राजगुरु सुखदेव के साथ वो 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़कर सजा मिलनी थी 24 मार्च को, लेकिन एक दिन पहले ही चुपके से फांसी की सजा दे दी गई और डेड बॉडी को जला दिया गया रावी नदी के तट पर, ताकि इन पर जो है, इनके लाश पर कोई राजनीति, अंग्रेजों ने डेड बॉडी तक को जला के खत्म कर दिया। सोच लीजिए। बहुत सारे लोग का नाम है। सुखदेव सैंडर्स की हत्या केस में ये भी गिरफ्तार हुए थे और फिर इनको भी भगत सिंह के साथ क्या दे दी गई? फांसी। सेम राजगुरु के साथ भी था, इनको भी केंद्रीय जेल लाहौर में फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, पूना में मोटर गैराज में भी गिरफ्तार हुए थे। ठीक, बटुकेश्वर दत्त, इनको आजीवन कारावास मिला था क्योंकि ये किसी मर्डर में गिरफ्तार नहीं हुए थे। चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाक गाड़ी की डकैती केस के मुख्य अभियुक्त थे। अंग्रेज सरकार ने इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की थी। अल्फ्रेड पार्क, जिसको अब जो है आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, वहां पर ये 27 फरवरी 1931 को जो है शहीद हुए थे। मास्टर अमित चंद, दिल्ली सैन्य के प्रमुख क्रांतिकारी अमित चंद फरवरी 1914 में वर्साय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के आरोप में बंदी बनाए गए। 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। टोटल 4 लोगों को दिया गया था। इन्हीं लोग के गुरु थे रासबिहारी बोस, जो जापान भाग गए थे और बाद में उन्होंने बनाया था आजाद हिंद फौज, कैप्टन मोहन सिंह के विचार से प्रेरित होकर। अवध बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस और लाहौर बम कांड के आरोप में 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया था। इनको भी 8 मई 1915 को क्या किया गया? फांसी दी गई। तो मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी बोस, ठीक है। दामोदर चापेकर, बता चुके इनकी कहानी हम कि कैसे इन लोगों ने मारा था। 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। बाद में इनके भाई बालकृष्ण चापेकर 1899 और फिर वसुदेव चापेकर को ही 8 मई 4 दिन पहले फांसी पर लटका दिया गया। रैंड और आयश की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। ठीक है। मदनलाल धिंगरा 1 जुलाई 1909 में कर्नल विलियम कर्जन वाइली, ये भारत सचिव के राजनीतिक सहायक थे। भारत सचिव के, ये बहुत लोग इसको कर्जन समझ जाते हैं, नहीं, ये विलियम कर्जन वाइली थे, भारत सचिव के सहायक थे, राजनीतिक सहायक थे, की हत्या कर दी थी। इनको भी कुछ ही दिन के बाद, करीब 1.5 महीने के बाद फांसी पर चढ़ा दिया गया कांड के। वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण इनको 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार किया गया। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को इन्होंने अपने प्राण क्या कर दिए? त्याग दिए। अदन, सऊदी अरब के नीचे में जो अदन है, यमन के बगल में अदन, वहां पर ये वासुदेव बलवंत फड़के रामोसी विद्रोह के नेता थे। किस विद्रोह के नेता थे? रामोसी। चित्तूर सिंह, ये सब याद है? यही थे ना, बस ये वासुदेव बलवंत फड़के, चित्तूर सिंह, अलग अलग समय पे चला है ये।
उसी में ये रामोसी जो कि पश्चिमी घाट पर चलता था, पश्चिमी घाट पहाड़ी पर वासुदेव बर्मन फड़ के उसी के थे ना जुड़े हुए, कि कोई और थे? रामोसी विद्रोह से ही थे। ठीक, तो ये भी अपना अदन में इनका प्राण चला गया। करतार सिंह सराबा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, लाहौर सैनिक संगठन के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। इनको भी फांसी पर चढ़ा दिया गया 1915 में, करतार सिंह सराबा को। अनंत कन्हरे नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दिया गया था इनके द्वारा। 1910 को इनको भी फांसी दे दी गई। अनंत कन्हरे ने किसकी हत्या की थी? नासिक के डीएम, नासिक के जिलाधिकारी जैक्सन को मारा था। विष्णु गणेश पिंगल, विष्णु गणेश, इनको भी फांसी दिया गया। सूर्य सेन इसमें याद रखने लायक है, मास्टरडा। 1920 में अशोक आंदोलन में गांधी जी के शिष्य थे। इन्होंने गांधी जी का जब सुना था कि 1 साल में हम लोग को मिल जाएगा अपना स्वराज, तो ये बहुत प्रभावित हुए थे। लेकिन जब चौरी चौरा कांड के चलते इन्होंने रोका, तो मास्टर सूर्य सेन का दिमाग एकदम खराब हो गया और वो गांधी के रास्ते से भटक गए। ठीक, चले गए। और 1930 में चटगांव से ब्रिटिश सरकार पर ही इन्होंने आक्रमण कर दिया था, सीधे हमला कर दिया। गोला बारूद तो मिल गया, हथियार ही नहीं मिला, इसीलिए धोखा हो गया। गोला बारूद मिल गया, उसको चलाने वाला हथियार नहीं मिला। ठीक है, बाद में ये लोग पकड़े गए। 12 जून 1934 को इनको फांसी पर लटका दिया गया। इनके साथ इनकी कई शिष्याएं थीं, गोली चलाने में एक्सपर्ट थी, सीधे गोली मार देती थी इनके बोलने पर। ठीक है, जैसे प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्त, सुनीति घोष, सुनीति चौधरी, शांति घोष, ठीक है, बीना दत्त, ये सब कौन थी? ये सब इनकी शिष्याएं थी और इनके एक इशारे पर सीधे गोली मार देती थी। तो मास्टर सूर्य सेन पूरे बंगाल में सबसे बड़े क्रांतिकारी साबित हुए आगे चल के। हरकिशन 1930 को पंजाब के गवर्नर में गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इनको भी 1931 में क्या कर दिया गया? फांसी पर। देखो यहां शांति घोष और सुनीति चौधरी और बीना दास, सबका नाम लिए थे ना अभी हम। ये सब किनकी शिष्याएं थी? मास्टर सूर्य सेन की। दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर सीजीवी स्टीवेन को उससे बंगले पर गोली मारी। दिसंबर, ये जा रहे थे क्रिसमस मनाने के लिए, गई चॉकलेट लेकर के और गुलदस्ता। 2 लड़कियां, कहा हाँ जी बोलिए। तो डीएम साहब से मिलना है, तो क्यों? तो लंदन जा रहे हैं क्रिसमस की छुट्टी पर, तो उससे पहले उनको विश करना चाहते हैं, चॉकलेट देना चाहते हैं। अरे आइए, ठक जा खा, सीजीवी स्टीवेन। ठीक, दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, फांसी पर चढ़ाया गया था। बाद में इन लोगों को देश स्वतंत्र होने पर छोड़ा गया, विधायक भी बनी। लेकिन इनमें से एक जो है वो कुछ साल पहले देहरादून के पास जो है रोड पर पड़ी हुई मरी मिली थी। ठीक है, कोई देखने वाला नहीं था, सोच लो। वीणा दास हो गया आजीवन कारावास, छूट गई थी बाद में 1947 में। वीणा दास कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन निशाना चूक गया था। उन दोनों का निशाना नहीं चुका था। 9 वर्ष की कठोर कारावास की सजा, बाद में नेहरू जी के रिक्वेस्ट पर इनको रिहा कर दिया था। ठीक है, ब्रज किशोर चक्रवर्ती, मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में इनको भी 1934 में फांसी पे ये कर दिया गया। ये सब नहीं उतना याद रखना है। असित भट्टाचार्य, इनको भी फांसी दे दी गई। जगन्नाथ शिंदे, इनको भी फांसी दे दी गई। ये सब नाम खैर जीके के हिसाब से नहीं ये है, लेकिन कम से कम क्या है कि चलो ठीक है, इन लोगों को फांसी हुई, देश के लिए चढ़ गए ये लोग। लाला लाजपत राय कैसे हुए थे? 17 नवंबर को उनका देहांत हुआ था। ठीक है, और लाठी चल गई थी 17 अक्टूबर के आसपास, 1 महीना पहले। कुशाल कुंवर ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी उतारने के समय गिरफ्तार हुए, इनको भी फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना घोषणा की। ये डेट याद रखिएगा, 21 अक्टूबर सिंगापुर में आजाद भारत की अस्थायी सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। जापानी सेना की सहायता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह अधिकार कर लिए। 1944 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनकी ताइवान में मृत्यु हो गई, ताइपेई में। परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया। प्रामाणिक हो गया ये। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं अब? ये वाला हो गया, ये कल करा देंगे, क्योंकि आज कितना पेज निकला है? 4-5, पढ़ाने ज्यादा लगे आज हम हैं। उधर हो गया नया संसद भवन वाला, प्लस मैगजीन वाला में हम बताने लगे बहुत सारी चीज। इसमें समय जो है, एक हो गया था वो वाला जो आनंद मठ वाला सन्यासी विद्रोह को हम कहां जोड़ दिए थे?
नील दर्पण में, नील विद्रोह में, हाँ वो थोड़ा सा ये हो गया होगा, ठीक है, इसीलिए वो दोनों पीछे बतियाते रहे होंगे, लग रहा होगा कि गलत बता दिए क्या, ठीक है। वो कई बार मोमेंटम में जब पढ़ा उस समय रहता नहीं है, उस समय रहता है कि जल्दी जल्दी भागना है। चलिए